नमस्कार। आज नीति शास्त्र के अंतर्गत हमको यूनिट 13 और यूनिट 14 पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करना है। यूनिट 14 के अंतर्गत आता है इमोटिविज्म, जो कि चार्ल्स स्टीवेंसन ने दिया है। इमोटिविज्म को हम मेटा एथिक्स के अंतर्गत पढ़ाई करते हैं, इसकी उसके अंतर्गत हम इसको समझते हैं। सबसे पहले ये बहुत आवश्यक है कि नीति शास्त्र के जो प्रमुख दो सिद्धांत, जिन पर पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं, उन पर पुनः एक बार गौर कर लिया जाए। दो प्रमुख सिद्धांत उनके क्या थे नीति शास्त्र के? एक था आदर्श मूलक और एक था अधिनीति शास्त्र यानी मेटाफिजिक्स। आदर्श मूलक सिद्धांत को हम लोग मानकीय नीति शास्त्र भी कहते हैं। कुछ समय पहले तक 20वीं शताब्दी से पूर्व तक संपूर्ण नीति शास्त्र को सिर्फ एक आदर्श मूलक नीति शास्त्र ही समझा जाता था। ये बहुत एक प्राचीन विधा थी। इसमें हमेशा ये कहा जाता था कि मूल समस्याएं जो नीति शास्त्र की हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाएगा, और इसका मुख्य उद्देश्य भी था कर्मों के लिए जो विशेष नियम होने चाहिए, मनुष्य किस प्रकार के कर्म करे, उनके नियम क्या होने चाहिए, उनके सिद्धांत क्या होने चाहिए, उनके आदर्श क्या होने चाहिए, और उन आदर्शों का युक्तिगत और युक्ति संगत प्रतिपादन कैसे किया जाए। ये सारी तथ्यों का स्पष्टीकरण हमें मिलता था आदर्श मूलक नीति शास्त्र से। कौन सा कर्म उचित है, कौन सा अनुचित है, क्या शुभ है मनुष्य के लिए और क्या अशुभ है, हमें कब क्या करना चाहिए, कैसे माने कि कर्तव्य क्या है, और कर्तव्य यदि पता चल भी जाए तो किस ओर हमें कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यानी जीवन का परम लक्ष्य या परम उद्देश्य किसे मानना चाहिए, कैसे अपने कर्तव्यों का संपादन करना चाहिए, किन सिद्धांतों पर कैसे चलें, इन सिद्धांतों को और आदर्शों को हम निर्धारित कैसे करें। यानी संक्षेप में हम इसे समझते हैं कि आदर्श मूलक के अंतर्गत शुभ अशुभ क्या है, उचित अनुचित क्या है, कर्तव्य या हमारा परम साध्य क्या है, इन सभी समस्याओं पर विचार किया जाता था। और यही आधारभूत नैतिक सिद्धांतों के आधार पर आचार, जो आदर्श मूलक नीति शास्त्र, उसको हम अध्ययन करते थे, और संपूर्ण नीति शास्त्र को हम एक आदर्श मूलक नीति शास्त्र समझते थे। यानी नैतिक सिद्धांतों और आदर्शों का प्रतिपादन भी करना है तथा उचित तर्कों के द्वारा उनका समर्थन भी करना है। अब क्या हुआ? अब 20वीं शताब्दी के बाद सिनेरियो पूरा चेंज हो गया। इसमें हुआ क्या कि जब तर्कीय प्रत्यक्षवाद का उदय हुआ, यानी लॉजिकल पॉजिटिविज्म का जब उदय हुआ, तो इसमें भाषा को अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा। भाषाई अर्थ पर शब्दों के अर्थों का विश्लेषण किया जाने लगा। तभी उदय हुआ अधिनीति शास्त्र का, यानी आपका इमोटिविज्म, मेटा एथिक्स। इमोटिविज्म इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। मेटा एथिक्स को क्या कहा जाता है? इसको हम विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र भी कह सकते हैं और आलोचनात्मक नीति शास्त्र भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसका उद्देश्य होता है नैतिक सिद्धांतों व आदर्शों की स्थापना करना, दूसरा इनके स्वरूप और अर्थ का विश्लेषण करना, और तीसरा ऐसी विधियों की खोज करना जिनसे नैतिक निर्णयों के औचित्य और अनौचित्य का निश्चय किया जा सके। यानी इसके अंतर्गत हम क्या विचार करते हैं? शुभ, उचित, कर्तव्य, इन शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है। यहाँ एक विशेष बात हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ अधिनीति शास्त्री जो होता है वो तटस्थ होता है, उसके स्वयं के विचार इसमें नहीं है अभी तक, वह सिर्फ विश्लेषण करता है। इनके प्रयोगों का तात्पर्य क्या है, यानी शुभ का तात्पर्य क्या है शाब्दिक रूप से, और इसकी प्रासंगिकता क्या है, हमारी मंशा क्या है, उस शब्द को कहने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, हमारे क्या विचार हैं, हमारी विचारधारा या हमारी भावना क्या है, इसका निर्णय भी अधिनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अधिनीति शास्त्र में यह भी देखा जाता है कि क्या नैतिक निर्णय पूर्णतः व्यक्तिनिष्ठ है या फिर वस्तुनिष्ठ है, ये सत्य या असत्य प्रमाणित किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। यदि किए जा सकते हैं तो इनकी विधियां कौन सी होनी चाहिए, किन युक्तियों और तर्कों के आधार पर हम नैतिक निर्णयों के औचित्यकरण को, यानी उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है, ऐसे ही करना चाहिए, और अगर हम जस्टिफाई करते हैं तो हम किन तर्कों को इस्तेमाल करते हैं और उन तर्कों को क्यों इस्तेमाल करते हैं।
यानी उन तर्कों का जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है। यानी नैतिक निर्णय या अन्य निर्णयों में अंतर क्या है, इस अंतर को कैसे जानें, ये हम एक विश्लेषणात्मक पद्धति के द्वारा करते हैं, जिसका अध्ययन अधिनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, इसके अंतर्गत आने वाले सभी नैतिक निर्णयों तथा नैतिक सिद्धांतों का विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है। साथ ही अधिनीति शास्त्री विश्लेषण के दौरान तटस्थ रहता है, यानी सिर्फ विश्लेषण करना उसका दायित्व होता है, किसी विषय का खंडन करना या मंडन करना, यानी उसको तार्किक रूप से हटाना या उसको सिद्ध करना, ये एक अधिनीति शास्त्री का दायित्व नहीं होता है। 20वीं शताब्दी में जब तर्कीय प्रत्यक्षवाद का उदय हुआ तो भाषाई आधार पर चिंतकों का ध्यान आकर्षित हुआ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण थे रुडोल्फ कार्निप, सीएल स्टीवेंसन, एजे एयर, एसई टूलमिन, आरएम हेयर, पीएच नोवेल स्मिथ। इन सभी दार्शनिकों ने नैतिक निर्णयों के 3 तथ्यों का विश्लेषण किया। क्या? अर्थ, स्वरूप और औचित्यकरण। इस प्रकार हम समझ गए कि आदर्श मूलक नीति शास्त्र क्या है और अधिनीति शास्त्र क्या है, मेटा एथिक्स। अब मेटा एथिक्स के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे आज इमोटिविज्म का, यानी संवेगवाद, जो कि स्टीवेंसन ने प्रतिपादित किया था। स्टीवेंसन एक अमेरिकी नैतिक चिंतक थे जो कि इमोटिविज्म यानी कि संवेगवाद, इसका उन्होंने विकास किया। 1944 में उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जो प्रकाशित हुई, एथिक्स एंड लैंग्वेज। इसको मेटा एथिक्स की बाइबल के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी ये इससे पहले संपूर्ण नीति शास्त्र को हम लोग आदर्श मूलक नीति शास्त्र के रूप में ही जानते थे। इसके पश्चात हमने नीति शास्त्र को अधिनीति शास्त्र की दृष्टि से भी पढ़ना, समझना और जानना प्रारंभ किया। जैसा कि पूर्व में बता चुके हैं कि इसका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय क्या था, यह निश्चित करना कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। लेकिन नैतिक निर्णय का अर्थ सुनिश्चित करना, स्वरूप का निर्धारण करना और इसके निर्णयों को सिद्ध करने के लिए तर्कों की समीक्षा करना, ये भी आवश्यक है, परंतु अधिनीति शास्त्र का संबंध भाषाई आधार पर नीति शास्त्र से रहता है। स्टीवेंसन ने क्या कहा, उन्होंने 2 प्रमुख बातें कही। पहला, जो नैतिक पद होते हैं यानी शुभ, उचित, कर्तव्य, इनका अर्थ स्पष्ट किया जाए। दूसरा, उन विधियों की विवेचना की जाए जिसके आधार पर नैतिक निर्णयों को सिद्ध किया जा सकता है। इमोटिविज्म को स्टीवेंसन से पहले एयर तथा कार्निप ने भी बहुत विस्तृत स्तर पर इसका प्रतिपादन किया था, परंतु उन्होंने इसको कार्निप की तरह और एयर की तरह, स्टीवेंसन ने जैसा इसको संवेगात्मक भी स्वीकार किया है, एयर ने और कार्निप ने सिर्फ तथ्यपरक और संज्ञानात्मक यानी फैक्चुअल और कॉग्निटिव ही माना था नैतिक निर्णयों को। लेकिन स्टीवेंसन ने इसको एक विस्तृत आकार दिया और कहा कि नहीं, ये फैक्चुअल और कॉग्निटिव हो सकते हैं, परंतु ये संवेगात्मक हैं। संवेगात्मक यानी जब हम किसी संवेग, किसी भावना के आधार पर कोई नैतिक निर्णय लेते हैं, जब संवेगों के आधार पर हम नैतिक निर्णय लेते हैं, उसे संवेगवाद कहा जाता है। संवेगवाद में एक अर्थ छुपा होता है जिसमें कि उसका वर्णन होता है। जैसे आपने कहा, एक संवेग है कि मैं सत्य बोलना पसंद करता हूं, मुझे सत्य बोलना पसंद है। तो इसमें एक छुपा हुआ अर्थ है कि मुझे पसंद है, आप भी इस चीज को स्वीकार करिए। यानी इसमें हमारे संवेग के आधार पर एक नैतिक निर्णय का प्रतिपादन हो रहा है। सामान्य रूप से भाषा के अर्थ को लेकर एक निर्देशात्मक सिद्धांत का प्रचलन ही देखने में आता है। निर्देशात्मक सिद्धांत यानी प्रिस्क्रिप्टिव, जो कि हम अभी यूनिट 14 में पूरे अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे। मूर ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपिया एथिका। उसमें उन्होंने शुभ प्रत्यय के बारे में विस्तृत रूप से बताया था। उसमें उन्होंने कहा था कि भाषा के अर्थ को समझने के लिए उसके अर्थ को जानना आवश्यक है। लेकिन स्टीवेंसन ने कहा कि नहीं,
भाषा के अर्थ को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक आधार को समझना आवश्यक है। यानी ऐसे कई शब्द हो सकते हैं जिनका जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं किंतु उनका अर्थ कुछ हो ही ना, जैसे ओह, वाह, छी छी। अब इनका वास्तविक भौतिक जगत में कोई अर्थ नहीं है। ये कोई वस्तु नहीं है, ये एक भावना है। अरे वाह, ओह, ये संवेग है। इस आधार पर स्टीवेंसन ने क्या कहा कि इन संवेगों के आधार पर नैतिक निर्णयों का प्रतिपादन होता है। किसी पदार्थ का किसी उस अर्थ के, उस शब्द के अर्थ के आधार पर वो पदार्थ हो यह आवश्यक नहीं, परंतु हमारे जो संवेग हैं, जो हमारी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं हैं, उनके आधार पर जब हम कोई नैतिक निर्णय लेते हैं या देते हैं, तब उनका निरूपण हम संवेगवादी आधार पर करते हैं। यानी उन्होंने अर्थ निरूपण किस आधार पर किया? शब्दों के प्रयोग के आधार पर किया। हम शब्दों को किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, हमारी मनुष्य दशा उस समय, मनोवृत्ति हमारी क्या है, हमारा मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, इस आधार पर जब हम किसी नैतिक निर्णय का संपादन करते हैं, तब उसको हम संवेगवाद के अंतर्गत लेकर आते हैं। यदि किसी शब्द के अनुकूल या उसके समान परिस्थितियों में जब बार बार प्रयोग किया जाता है, तो वक्ता का और सुनने वालों का एक तारतम्य जुड़ जाता है। हम जान जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। उसके संवेगों के शब्दों के आधार पर कोई वस्तु न होने पर भी सिर्फ उस संवेग के आधार पर हम समझ जाते हैं कि उसका तात्पर्य क्या है। जैसे ओह, आह, वाह, इनको श्रोता और वक्ता दोनों ही तारतम्यता, जब रिपीटेशन होता है किसी बात का, तो हम समझ जाते हैं कि फला व्यक्ति इस विषय को यदि इन शब्दों के साथ व्यक्त कर रहा है तो वो अपने किन संवेगों को व्यक्त कर रहा है। वाह, यानी वो आपकी तारीफ, आपकी प्रसन्नता में, आपके विषय में कुछ अच्छा बोलने के लिए कोई संवेग प्रस्तुत कर रहा है, या किसी विषय पर अपना एक मंतव्य जाहिर कर रहा है, नैतिक निर्णय एक ऐसा जाहिर कर रहा है जिसमें कि उसके प्रति तारीफ या स्वीकारोक्ति का भाव है। तो कई बार इन शब्दों को हम संवेगों से ही समझते हैं। स्टीवेंसन ने स्वीकार किया कि नैतिक शब्दों के दो अर्थ होते हैं। पहला वर्णात्मक होता है और दूसरा संवेगात्मक होता है। यानी संवेगात्मक का तात्पर्य आपको बताया कि इसका कोई भी शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो वक्ता की मनोवृत्ति उस समय क्या है, उसकी भावना क्या है, वो किस भावना से उस शब्द का प्रयोग कर रहा है, उसका विश्वास क्या है, वो क्या करना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है, और वो किस स्तर तक किसको प्रभावित करना चाहता है। इन सभी मापदंडों को हम शब्द के संवेगात्मक अर्थ में समझते हैं। जबकि वर्णात्मक क्या हुआ, ये हमारे ज्ञान पक्ष को प्रभावित करता है। ज्ञान पक्ष यानी तथ्य क्या है, उस शब्द को कहने के पीछे कौन से तथ्य हैं, फैक्चुअल क्या है, उनका गुण संबंधी क्या है, उनकी वास्तविकता क्या है, और वक्ता के कहने और उस शब्द के प्रयोग के बीच संबंध क्या है। यानी स्टीवेंसन ने भाषाई आधार पर नैतिक निर्णयों का विश्लेषण किया है। स्टीवेंसन के मत में भाषा के दो कार्य होते हैं, वर्णन भी करता है और संवेग भी प्रस्तुत करता है। प्राथमिक अर्थ में हम संवेग के अंतर्गत इसको समझते हैं, गौण अर्थ में हम इसको वर्णात्मक अर्थ में समझेंगे। पहला अर्थ जब हम कहते हैं कि जैसे कि मूर ने भी कहा था कि शुभ जो होता है उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, वो अपरिभाष्य होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सरल होता है, बहुत ही अनुपम होता है, बहुत अविश्लेष्य होता है, विश्लेषण से परे होता है। लेकिन यहाँ पर मूर के विपरीत स्टीवेंसन ने क्या कहा है कि नैतिक शब्द भी और शुभ भी और नैतिक शब्द भी, नैतिक पद भी अपरिभाष्य होते हैं, क्योंकि इनका संवेगात्मक अर्थ होता है और संवेग हमेशा विश्लेषण से परे होते हैं। विश्लेषण किया जा सकता है, अपरिभाषित होते हैं। यहाँ विशेष रूप से आप दो शब्दों पर गौर कीजिएगा कि परिभाषित होना और विश्लेषण होना, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। किसी बात को हम परिभाषा के अंतर्गत लेकर आ सकते हैं, पर विश्लेषण के अंतर्गत लेकर आ सकते हैं कि नहीं, ये अलग है। यानी नैतिक प्रत्यय संवेगात्मक अर्थ की परिभाषा
नहीं है। इनको हम समझ सकते हैं कि ये हमारे प्रत्ययों के वर्णात्मक अर्थ भी होते हैं और संवेगात्मक अर्थ भी होते हैं, जिनको परिभाषित तो नहीं किया जा सकता, किंतु विश्लेषित किया जा सकता है। यानी नैतिक पद संवेगात्मक अर्थ के कारण अपरिभाष्य होते हैं। इनका विश्लेषण किया जा सकता है, परिभाषा नहीं दी जा सकती। मूर तथा रसेल ने विश्लेषण का अर्थ परिभाषा स्वीकार किया था। ये इसके अंतर्गत हमें इसलिए जानने की आवश्यकता है कि दोनों में काफी विभेद भी है। स्टीवेंसन ने विश्लेषण का अर्थ बताया कि विशेषतः निरूपण, यानी उसका वास्तव में क्या तात्पर्य वक्ता या श्रोता के मनस पटल पर या मनोवृत्ति पर पड़ रहा है। उन्होंने सबसे पहले विश्लेषण के अर्थ को डिफाइन किया अपनी एक बुक एथिक्स एंड लैंग्वेज में। यहाँ एक बात हमें जानना आवश्यक है कि स्टीवेंसन अबुद्धिवादी दार्शनिक हैं, इसी रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि इन्होंने नैतिक निर्णयों को जहाँ फैक्चुअल बताया है, वहीं इन्होंने से वास्तविक वाक्य के समान नहीं है ऐसा भी कहा है। यानी नॉन कॉग्निटिविज्म के अंतर्गत इन्होंने अपनी बात प्रस्तुत की है। नैतिक निर्णय का अर्थ एवं तर्क भिन्न भिन्न होते हैं। अब यहाँ आपको हम एक छोटा सा उदाहरण पेश करते हैं, क्योंकि जब बातें बहुत टेक्निकल शब्दों के अंतर्गत आ जाती है तो कई बार वो अपना अर्थ हमको समझा नहीं पाती। एक बहुत अच्छा उदाहरण इसमें लेते हैं कि एक व्यक्ति एक होटल में गया। जब वो कमरे में प्रवेश करता है, अब आप यहाँ देखिए कि कमरे में प्रवेश करते ही उसे जमीन पर 1 रुपया मिलता है। अब वो 1 रुपया मिला, आपके पास 4 संवेग आपके हृदय में आए मनसपटल पे। पहला संवेग, आपने कहा नैतिक निर्णय के अंतर्गत पहला संवेग था कि इस पैसे को मैं उठा लेता हूं और मैं किसी चैरिटी में दे दूंगा, किसी भिक्षा मांगने वाले व्यक्ति को मैं ये 1 रुपया दे दूंगा। दूसरा आप एक संवेग क्या हो सकता है, इसमें हम सारे ऑप्शंस पर ध्यान दे रहे हैं। दूसरा संवेग क्या हो सकता है कि नहीं, मैं इसको रख लेता हूँ, स्वयं खर्च कर लूंगा, मेरी इतनी आवश्यकता है, 1 रुपया मैं कहीं खर्च कर दूंगा। तीसरा हो सकता है कि मैं रिसेप्शनिस्ट को जाकर बता देता हूँ और ये 1 रुपया दे देता हूँ कि देखो ये कमरे में 1 रुपया पड़ा मिला था। फोर्थ वन, हम ये सोचते हैं कि नहीं, पुलिस को कॉल करते हैं कि देखिए कमरे में 1 रुपया पड़ा मिला। अब आप देखिए स्थिति वही है, व्यक्ति वही है और नैतिक निर्णय के हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ये 4 ऑप्शन आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ संवेग कैसे अलग हो जाते हैं, कैसे अलग हो गए संवेग, देखिएगा एक ही व्यक्ति के संवेग समान परिस्थिति में अलग कैसे होते हैं। जब हमें 1 रुपया मिला तो हमें लगा 1 रुपया ही तो है, हम इसे चैरिटी को दे देंगे। लेकिन कमरे में प्रवेश करने के बाद आपको वहां 2000 का नोट पड़ा मिल गया। अब 2000 का नोट है, आपको लगा किसी ने गलती से छोड़ दिया होगा। ये एक एक्सेप्शनल केस नहीं है, एक सामान्य बात की जा रही है, इसमें अपवाद भी होंगे। आप में से कई छात्र ये कह सकते होंगे कि नहीं हम तो इसको ऐसे करेंगे। कोई फिफ्थ आप निकाल सकते हैं नैतिक निर्णय के अंतर्गत, संवेगवाद के अंतर्गत। लेकिन यहाँ हम एक सामान्यकृत बात कर रहे हैं। दूसरे में आप क्या करेंगे कि उस 2000 के नोट को आप सामान्यतः अपने पास रख लेंगे कि मैं इसे अपने किसी कार्य में खर्च कर दूंगा, क्योंकि 2000 का नोट है, चैरिटी में क्यों दूं, पुलिस को क्यों कॉल करूं और रिसेप्शनिस्ट को भी क्यों दूं। ये संभव है, ऐसा संवेग आपके अंदर आए और आप ये निर्णय ले लें। अब यहाँ हम उचित अनुचित की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम एक ही व्यक्ति के संवेग किस प्रकार के होते हैं और नैतिक निर्णय किस प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तीसरा, अचानक ही हम फिर प्रवेश करते हैं और हमें समान परिस्थितियों के अंतर्गत 5 लाख रुपया मिल जाता है। अब 5 लाख रुपए मिलने के बाद आपको थोड़ा भय लगता है कि नहीं, यदि मैंने इसको चैरिटी में दिया तो मुझसे प्रश्न किया जाएगा, क्यों आप चैरिटी कर रहे हो इतना। यदि मैंने इसे स्वयं खर्च किया तो ये उचित नहीं प्रतीत होता। कई कल के दिन कभी इस विषय पर अगर कोई छानबीन हुई तो मेरा नाम खराब होगा। तब आपको लगा कि नहीं, मैं इसे रिसेप्शनिस्ट को जाकर दे देता हूँ कि किसी व्यक्ति विशेष का ये एक बैग है जिसके अंतर्गत इसमें 20,000, ये 5 लाख रुपया मिला है। आप उसे रिसेप्शनिस्ट को दे सकते हैं। मात्रा बदली, निर्णय संवेग बदलते रहे। लेकिन अब आपको उस कमरे में एक सूटकेस मिलता है जिसमें सोने के बिस्किट हैं, जिसमें बहुत सारे गहने भी हैं, बहुत सारा कैश भी है। अब आप क्या करेंगे, चैरिटी करेंगे?
आप स्वयं अपने खर्चे में ले लेंगे, आप जाकर होटल के मैनेजर या रिसेप्शन में जाकर बताएँगे, या फोर्थ वन, आप तुरंत पुलिस को कॉल करेंगे कि ये कोई बड़ा कांड है, क्योंकि कैमरेज़ लगे हुए हैं। हो सकता है कि आपको इसके अंतर्गत आप फँस जाएँ, या कोई बड़ी चीज़ के अंतर्गत किसी आतंकवादी गतिविधि में या किसी ऐसी दुर्लभ स्थिति में आप फँस जाएँ, तो आप तुरंत सबसे पहले आप पुलिस को कॉल करेंगे कि ये बड़े अजीब तरीके से इस कमरे में इतनी मात्रा, तब आप एक रिसेप्शनिस्ट पर विश्वास नहीं करेंगे। अब वो उतना बड़ा सूटकेस लेकर वहाँ पर भी जाना पसंद नहीं करेंगे। यानी संवेग के आधार पर हमारे नैतिक निर्णय परिवर्तित होते रहते हैं। यहाँ पर एयर तथा कार्ने भी हमें याद रखना है कि वो भी नॉन कॉग्निटिविस्ट थे, यानी अबुद्धिवादी दार्शनिक थे, और नैतिक निर्णय मात्र संवेगात्मक होते हैं, ऐसा उन्होंने भी कहा, किंतु उन्होंने इसे प्रमाणित करने के लिए आ, ये नहीं कहा कि ये आज्ञा सूचक होते हैं। कार्ने अबुद्धिवादी होते हुए भी कहते हैं कि नैतिक निर्णय आज्ञा सूचक होते हैं, यानी जब हम ये बोलते हैं कि असत्य बोलना बुरा है, गलत है, तब हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ये चाहते हैं कि असत्य मत बोलो। स्टीवेंसन ने भी यही संवेग प्रस्तुत किया, परंतु इसके विपरीत उन्होंने कहा कि यहाँ पर नैतिक निर्णय करते समय जो वक्ता है, वो अपनी मनोवृत्ति को प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें वो ये चाहता है कि मैंने ऐसा कहा, मैं इसका अनुमोदन करता हूं, आप भी यही कार्य करिए। यानी यहाँ पर स्टीवेंसन कहते हैं कि जब हम अपने संवेगों को प्रस्तुत करते हैं, तो वहां हमारा ये तात्पर्य होता है कि हम वो आदेशात्मक रूप से मनवाना भी चाहते हैं, यानी एक वो मनोवृत्ति आती है, उभरने का ये प्रयास होता है श्रोता के हृदय में भी कि आप भी ये करिए। स्टीवेंसन के अनुसार नैतिक निर्णयों का स्वरूप मुख्य रूप से संवेगात्मक होता है, और यह व्यक्तियों की अभिवृत्तियों को, मनोवृत्तियों को प्रभावित भी करता है और व्यक्त भी करता है। जैसे, यह शुभ है, मैं इसका अनुमोदन करता हूं, आप भी ऐसा कीजिए। यह आदेशात्मक हो गया। दो बातें यहां हैं। यह अशुभ है, मैं इसका अनुमोदन नहीं करता हूं, अतः आप भी ऐसा नहीं कीजिए। यानी नैतिक निर्णयों का व्यवस्थापक जो है भाव, वो यहाँ संवेग है, और यदि उनमें असहमति है तो वह भी संवेगों की असहमति है। यानी हम संवेगात्मक रूप से उसके प्रति असहमति व्यक्त कर रहे हैं। यानी नैतिक निर्णयों का प्रतिपादन और उसकी असहमति दोनों ही किस आधार पर यह निर्धारित हो रही है? संवेग के आधार पर, हमारी भावना और हमारे विचारों के आधार पर। इस प्रकार के विश्लेषण से इतना स्पष्ट हो जाता है कि नैतिक निर्णय के दो तत्व होते हैं, वर्णन करना उनका और आज्ञा देना। इसमें हमारी मनोवृत्ति का भी प्रभाव होता है, मनोवृत्ति भी परिलक्षित होती है, और श्रोता के हृदय में या मस्तिष्क में या उसके कर्मों में या उसके कृत्व में कितना हमारा प्रभाव हो रहा है, उसकी मनोवृत्ति को हम कितना प्रभावित कर पा रहे हैं, ये भी हमारे संवेग के आधार पर तय होता है। यानी वर्णात्मक और संवेगात्मक, आज्ञात्मक, आदेशात्मक, ये सभी तथ्य हमारे इस नैतिक निर्णय में अंतर्ग्रथित रहते हैं। इसीलिए नैतिक निर्णय विज्ञान के वाक्यों से सदैव विलग रहते हैं। नैतिक निर्णय का संबंध हमारी मनोवृत्तियों से होता है। हमारी मनोवृत्ति के आधार पर ही हम उसमें सहमत होते हैं या हम सहमत नहीं होते हैं। यदि हम किसी विषय पर कोई निर्णय ले रहे होते हैं, तो उस समय विशेष पर, उन परिस्थितियों के आधार पर हमारे हृदय में किस प्रकार के संवेग और मनोभाव उठ रहे हैं, किस प्रकार की मनोवृत्ति हो रही है, उसी आधार पर हम नैतिक निर्णय लेते हैं। यानी स्टीवेंसन ने क्या कहा कि नैतिक निर्णय पूर्णतः हमारे संवेगों पर आधारित होते हैं। यानी इनका हम यूनिवर्सलाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे संवेग किसी सार्वभौमिक तत्व का उद्गार नहीं करते। जैसे अभी आपको उदाहरण के आधार पर बताया कि आप किसी परिस्थिति में किसी नैतिक निर्णय का सार्वभौमिकरण नहीं कर सकते कि इस स्थिति में ऐसा ही होगा। हमारे कई संवेग होते हैं जिनके आधार पर हम नैतिक निर्णय
लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि नैतिक असहमति किन आधारों पर होती है? किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नैतिक निर्णयों में असहमत है? इस नैतिक निर्णय के असहमति सिद्धांत के अंतर्गत भी दो प्रमुख तत्वों और तथ्यों पर हमें विचार करना होगा। पहला, जो भी असहमति होती है वो हमारी मनोवृत्ति के आधार पर होती है। जाहिर है, संवेग हमारी मनोवृत्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो अगर हम सहमत होंगे तो भी मनोवृत्ति हमारी समान होगी। बोलने वाले की और सुनने वाले की जब समान मनोवृत्ति होगी तभी ना वो नैतिक निर्णय के अंतर्गत प्रतिलित होंगे, यानी प्रतिपादित किए जाएंगे। इसी प्रकार मनोवृत्ति यदि असहमति में हो जाती है कन्वर्ट, यानी सामने वाला व्यक्ति हमारी मनोवृत्ति के अनुरूप विचार या बात नहीं समझता, तो वहां पर असहमति हो जाएगी। दूसरा, असहमति किस आधार पर होगी? आस्था के आधार पर। आस्था के आधार पर कैसे? कि हमारा किसी विषय पर कुछ बिलीफ सिस्टम होता है, हमारे कुछ अपने एक पर्टिकुलर विचार होते हैं, उन आधार पर ही हम किसी बात को पसंद या नापसंद करते हैं। जैसे इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, यदि हम कहते हैं व्यक्ति ए व्यक्ति बी को पसंद नहीं करता, व्यक्ति ए व्यक्ति बी को पसंद नहीं करता। दूसरा, हम कहते हैं व्यक्ति ए, या दूसरा व्यक्ति कहता है व्यक्ति ए व्यक्ति बी को पसंद करता है। एक जगह हमने कहा पसंद नहीं करता, एक जगह हमने कहा पसंद करता है। अब इसमें क्या है? इसमें हमारा एक बिलीफ सिस्टम है, इसमें हमारी मनोवृत्ति नहीं है, क्योंकि हमने अपनी संवेग के आधार पर ये बात नहीं कही। हमने कुछ तथ्य देखे होंगे, हमने कुछ बातों को नोटिस किया होगा, उन बातों से हमने एक अपना आस्था, एक अपना बिलीफ सिस्टम बनाया है। उसके आधार पर हमने कहा कि व्यक्ति ए व्यक्ति बी को पसंद नहीं करता, और दूसरे में कहा कि व्यक्ति ए व्यक्ति बी को पसंद करता है। अब इसको हम बहुत आसानी से इसके विषय में पता लगा सकते हैं कि ये सही है या गलत। कैसे? कि व्यक्ति जो है वो वर्तमान में है, उससे जाकर हम, या उसके जो भी वास्तविकता है उसका आसानी से सत्य असत्य की हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। किंतु जब मनोवृत्ति की असहमति हो जाती है तो वहां किसी भी बात को सत्य कहना, असत्य कहना, सही कहना, गलत कहना, ये बहुत ही कठिन और बहुत दुष्कर कार्य होता है। जैसे मेरा ये विचार है कि बिहार में चुनाव नहीं होने चाहिए, मेरे प्रतिपक्षी का ये विचार है कि बिहार में चुनाव होना चाहिए, मुझे पसंद है। अब यहाँ आपकी मनोवृत्ति, हमारी मनोवृत्ति किस आधार पर हमने कहा कि मुझे पसंद नहीं कि बिहार में चुनाव हो? सामने वाली व्यक्ति ने कहा कि नहीं, चुनाव होने चाहिए। अब यहाँ मेरी मनोवृत्ति के अनुरूप मैं कोई बात कहता हूं और सामने वाला व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति के अनुरूप उस बात से असहमति व्यक्त करता है। यानी नैतिक निर्णयों में भी असहमति होती है। उस असहमति के दो पक्ष हैं, पहला आस्था के आधार पर, दूसरा मनोवृत्ति के आधार पर। स्टीवेंसन ने कहा है कि यदि नैतिक असहमतियों के इन दो प्रकारों में विवाद उत्पन्न हो जाता है, तब हम देखते हैं कि मनोवृत्ति के आधार पर हम उस निर्णय का, या संवेग के आधार पर उस निर्णय का प्रतिपादन करते हैं। आस्था संबंधी असहमति तथा मनोवृत्ति संबंधी असहमति पूर्णतः एक दूसरे से अलग है, लेकिन अलग रहते हुए भी, स्वतंत्र रहते हुए भी, दोनों के बीच एक घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि हमारी मनोवृत्ति और हमारा बिलीफ सिस्टम, इन दोनों में एक संबंध होता है। हम जो देखते हैं, जो समझते हैं, जो सुनते हैं, उनके आधार पर हम अपने संवेग व्यक्त करते हैं और तथ्यों का निर्णय या तथ्यों का आधार एक अपने दिमाग में कैरी करते हैं। नैतिक निर्णयों में पूर्णतः और मुख्यतः दोनों ही स्थिति में स्टीवेंसन ने माना कि संवेगात्मक तत्व ही उपस्थित रहता है। उनका विश्वास या आस्था संबंधी असहमति संवेग में नहीं होती, संवेग में मनोवृत्ति की असहमति होती है। यानी अब यदि नैतिक निर्णयों की असहमति पर विवाद हो जाता है तो यह हम कैसे पता लगा सकते हैं? वर्णात्मक तत्व जो होते हैं, जिनका हम वर्णन कर सकते हैं, उनके अंतर्गत हम अपने आस्था के संबंध में असहमति होने पर उनका पता लगा सकते हैं। जबकि
संवेगात्मक तत्व में मनोवृत्ति की असहमति ही होगी। सदैव जब भी संवेगात्मक निर्णय होंगे, जैसे हमने कहा कि मुझे यह वस्तु पसंद है, मुझे सच बोलना पसंद है, मैं सच बोलना चाहती हूँ या मैं सच बोलती हूँ। यहाँ हम अपनी मनोवृत्ति व्यक्त कर रहे हैं और साथ ही हम सामने वाले व्यक्ति से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो हमारी मनोवृत्ति से सहमत हो जाए, परंतु उस व्यक्ति का मंतव्य हमारे अनुसार नहीं है। यहाँ पर मनोवृत्ति की असहमति है, कोई फैक्चुअल नहीं है। हमने यूनिवर्सलाइजेशन नहीं किया है किसी बात का। यहाँ पर हमने अपनी मनोवृत्ति प्रस्तुत की है और सामने वाला व्यक्ति अगर हमसे सहमत हो जाता है तो वह संवेगात्मक रूप से मेरी मनोवृत्ति से सहमत हुआ है, यह माना जाएगा। परंतु यदि वह असहमत होता है तो नैतिक निर्णय जो हमारे द्वारा संवेगात्मक रूप से प्रस्तुत किए गए या व्यक्त किए गए, उनसे संवेगात्मक रूप से मनोवृत्ति के आधार पर श्रोता का सहमतिकरण है या असहमतिकरण है, यह व्यक्त होता है। जब संवेगात्मक तत्व उपस्थित होते हैं तो सदैव मनोवृत्ति संबंधी असहमति ही होगी, लेकिन इसका निराकरण संभव नहीं है। आप किसी व्यक्ति विशेष की मनोवृत्ति को परिवर्तित करने का बीड़ा नहीं उठा सकते, ना ही ये आपके लिए पूरी तरह से संभव है। मनोवृत्ति सदैव परिवर्तित होती है और यह व्यक्ति के अपनी अभिवृत्ति पर आधारित होती है। अभिवृत्ति हमारी अलग अलग हो सकती है। अतः किसी भी प्रकार की असहमति के निराकरण के लिए बौद्धिक और अबौद्धिक ये दोनों ही विधियों के विषय में स्टीवेंसन ने कहा है मदद ली जा सकती है। बौद्धिक यानी जो वर्णनात्मक स्थितियां हैं उनमें हम फैक्चुअल नॉलेज उसके आधार पर हम तय कर सकते हैं, बुद्धि का उपयोग कर कर क्या चीज वर्तमान में हमारे समक्ष है। अब बौद्धिक विधियों के अंतर्गत उपदेश, प्रवचन, संवेग, इनके आधार पर हम सहमति या असहमति के विवादों को तय करते हैं। यानी स्टीवेंसन ने यह स्वीकार किया कि नैतिक मापदंड अत्यधिक जटिल होते हैं और इनके प्रत्ययों के द्वारा कई प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। नैतिक प्रत्यय और नैतिक निर्णयों को व्यक्त करना या इन्हें सिद्ध करना या इनके विषय में निश्चयता पूर्वक कुछ कहना अत्यंत ही दुष्कर कार्य है, कठिन कार्य है। इस आधार पर उन्होंने कहा कि सिर्फ इसका एकमात्र संभाव्य विश्लेषण किया जा सकता है, परिभाषित नहीं किया जा सकता। साथ ही इसको आदेशात्मक भी माना जा सकता है या मानना चाहिए। यानी जब हम किसी प्रकार अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं तो साथ में यह उसमें छुपा रहता है कि हम चाहते हैं कि आप भी इस प्रकार की मनोवृत्ति के अंतर्गत आदेशात्मक रूप से उस नैतिक निर्णय का पालन कीजिए। यानी संक्षेप में हम कह सकते हैं कि संवेगवादी सिद्धांत के आधार पर स्टीवेंसन ने दो प्रमुख बातों को व्यक्त किया। पहला यह कि संवेग के आधार पर नैतिक निर्णय प्रस्तुत किए जाते हैं, साथ ही उन संवेगात्मक भाव के पीछे आदेशात्मक लक्ष्य भी छुपा होता है। यानी मुझे ये पसंद है, मैं ये कर रहा हूं, तो आप मुझे ये करना चाहिए, आप भी कीजिए। मैं इस चीज का अनुमोदन करता हूं, आप भी कीजिए। मैं करता हूं, ये मैंने अपनी मनोवृत्ति, अपना संवेग प्रस्तुत किया, परंतु छुपे अर्थ में मैंने चाहा कि आप भी ऐसा कीजिए। यानी इमोटिविज्म में जहां संवेग होते हैं वहां आदेश भी शामिल होता है। अब हम यूनिट 14 पर आते हैं। यूनिट 14 है आपकी आदेशात्मक यानी प्रिस्क्रिप्टिविज्म, आरएम हेयर। अब आदेशवाद या नियोगवाद ये क्या होता है? अपन ने इससे पूर्व यह चिंतन किया कि आदर्श परक नीति शास्त्र तथा अधिनीति शास्त्र के बीच एक संबंध भी रहता है और अंतर भी है। जहां आदर्श परक नीति शास्त्र जीवन के चरम लक्ष्य को निरूपित करता है, वहीं अधिनीति शास्त्र उसके अर्थ का निरूपण करता है। यानी जो नैतिक प्रत्यय है, जो नैतिक निर्णय है, उनके अर्थ का निरूपण यानी विश्लेषण करता है। तो अधिनीति शास्त्र का संबंध इस समस्या से है कि नैतिक निर्णयों को सिद्ध किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इसी परंपरा का निर्णय यानी यहाँ पर भाषाई आधार पर सारे बातों को व्यक्त किया जा रहा है।
इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हेयर ने अपनी एक विशेष पुस्तक लिखी थी, द लैंग्वेज ऑफ मॉरल्स, और दूसरी पुस्तक उन्होंने लिखी थी फ्रीडम एंड रीजन, जिसमें उन्होंने अपनी ही इस प्रिस्क्रिप्टिविज्म को बाद में मॉडिफाई किया था। इसमें जो फ्रीडम एंड रीजन है, इसमें उन्होंने इसको मॉडिफाई किया था। इस माध्यम से इन्होंने बताया कि नैतिक भाषा का तार्किक विवेचन प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी उन्होंने कहा कि नैतिक भाषा या नैतिक निर्णय एक तार्किक अध्ययन है। नैतिक भाषा आदेशात्मक भाषा का ही एक रूप है, जिसमें कि परामर्श भी विद्यमान रहता है। यानी हम सिर्फ आदेश नहीं देते, हम परामर्श भी देते हैं। हम ये बतलाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इससे मनुष्य के व्यवहारिक जीवन को एक मार्गदर्शन मिलता है, उसे एक विचार उसके मस्तिष्क में आता है, किस आधार पर उसे क्या कार्य करना चाहिए। निर्देशन, परामर्श, मनोवृत्तियों का एक मार्गदर्शन इसमें सन्निहित होता है। जहां संवेगवाद के अनुसार नैतिक निर्णय मात्र मनोवृत्तियों की अभिव्यक्ति हैं, वहां संवेगवादियों ने इसके व्यवहारिक पक्ष को अनदेखा कर दिया, यानी व्यवहारिक पक्ष को उन्होंने नहीं देखा। जब कोई व्यक्ति किसी सिद्धांत को स्वीकार करता है, तब वो एक तथ्य का अभिकथन नहीं करता, बल्कि एक नैतिक संकल्प ले लेता है। यानी वो एक निर्णय ले लेता है, वो उस कार्य को बार बार करने का संकल्प अपने हृदय में ले लेता है। संवेग हमारे संकल्प को भी बताते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा कि नैतिक क्रिया संकल्पनात्मक भी होती है। ये किसी सिद्धांत का केवल अनुमोदन नहीं करता, बल्कि इसको हेयर ने कहा कि ये आदेशात्मक भाषा का भी एक रूप माना जाता है, जिसमें संकल्प भी विद्यमान रहता है। जहां ये आदेशात्मक रहता है, वहां वह संकल्प भी रहता है कि ऐसा करना चाहिए। हेयर ने संवेगवादियों के इस मत को स्वीकार किया है कि नैतिक निर्णय तथ्यात्मक नहीं होते, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि संवेगवाद को सत्यापन के सिद्धांत के द्वारा सिद्ध करना अपने आप में एक दोषपूर्ण विधा है, यानी इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। आलोचना करने के साथ साथ उन्होंने इस विषय पर संपूर्ण रूप से 3 प्रमुख बातें कही। हेयर के मत में क्या हुआ? नैतिक भाषा एक प्रकार से संवेगात्मक भाषा के साथ साथ आदेशात्मक भाषा भी है। यानी उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से भाषा का उद्देश्य व्यक्तियों के आचरण को निर्देशित करना होता है, उनके व्यवहारीकरण को मार्गदर्शन प्रदान करना होता है। और आदेशात्मक भाषा के भी उन्होंने 2 रूप बताए। पहला उन्होंने कहा इम्परेटिव, और दूसरा उन्होंने कहा वैल्यू एथिक्स, यानी वैल्यू जो हमारे मूल्यात्मक निर्णय हैं उनको शामिल किया। अब इसमें क्या अंतर है? जब हम इम्परेटिव कहते हैं, चाहिए तथा उचित शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जब हम कोई आदेश देते हैं, तब हम कहते हैं आपको ऐसा करना चाहिए। ये एक आदेशात्मक होता है, इसे इम्परेटिव भी कहते हैं। जैसे हमने कहा आपको सदा सत्य बोलना चाहिए, यह काम सत्य बोलना उचित है, यानी जो चाहिए है वो उचित भी होगा। यानी जो आदेशात्मक है वह परामर्शात्मक भी होगा। इस प्रकार हम व्यक्ति के व्यवहार को मार्गदर्शित भी कर रहे हैं परामर्श देते हुए, और आदेशित भी कर रहे हैं परामर्श देते हुए। इसके विपरीत शुभ और वांछनीय शब्दों का जो प्रयोग होता है, ये मूल्यात्मक निर्णय या मूल्यात्मक शब्दों के संदर्भ में किया जाता है। यानी हेयर के अनुसार नैतिक शब्द किसी न किसी रूप में आदेशात्मक तो होते हैं। इन निर्णयों को आदेशात्मक कहने के साथ साथ यह भी इसमें सन्निहित रहता है कि आदेश, मुझे ये पसंद है, यह पुस्तक अच्छी है, इसे आप भी लीजिए। यानी हमने अपनी कोई बात कही, यह पुस्तक अच्छी है, ये एक मूल्यात्मक निर्णय हमने दिया, और इसमें निष्कर्ष क्या निकला कि आप इसे खरीदो, या आप इसे पढ़ो, या आप इसे देखो। इस आदेश को सार्वभौमिक कहा जा सकता है, इसका यूनिवर्सलाइजेशन संभव है। लेकिन जो मूल्यात्मक निर्णय होते हैं वो नैतिक या अनैतिक होते हैं। अब इसको किस प्रकार से हम ज्यादा स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं? तो यहाँ हम समझते हैं कि आदेशात्मक भाषा और वर्णनात्मक भाषा में भेद क्या होता है। जहां आदेशात्मक भाषा का प्रयोग
आज्ञा देना, प्रार्थना या कोई नियम या किसी अध्यादेश के द्वारा पालन कराया जाता है, वहीं वर्णनात्मक भाषा का प्रयोग इन संदर्भों के द्वारा नहीं होता। हम जब किसी नैतिक निर्णय को वर्णनात्मक रूप से प्रयोग में लाते हैं, तो कोई आदेश नहीं देते, कोई आज्ञा नहीं देते, कोई प्रार्थना नहीं करते, कोई अध्यादेश नहीं देते, हम सिर्फ उनका वर्णन करते हैं। इसी प्रकार जब आदेशात्मक नैतिक निर्णय लिए जाते हैं, तब हम उस भाषा का प्रयोग करते हैं जिसमें कि परामर्श दिया जाता है। लेकिन वर्णनात्मक में हम सिर्फ एक स्थिति की सूचना देते हैं, उसकी फैक्चुअल नॉलेज हम सामने वाले को देते हैं, हम उसके विषय में कोई परामर्श नहीं देते हैं। आदेशात्मक भाषा में क्या होता है, यहाँ पर आदेश का वर्णन करना संभव है। कोई आदेश है, आप उसका वर्णन कर सकते हैं, किंतु वर्णनात्मक भाषा में क्या होता है कि आप किसी का वर्णन जब कर चुके तो उसको आप आदेशित नहीं कर सकते हैं, यानी उस वर्णन किए हुए तथ्यों या तत्वों को आप आदेशात्मक रूप से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हेयर के अनुसार जो नैतिक निर्णय या नैतिक प्रत्यय हैं, उनका माध्यम आदेश होता है। इमोटिविज्म में हमने क्या पढ़ा था कि नैतिक निर्णयों का माध्यम संवेग होता है। यहाँ इन्होंने कहा कि नैतिक निर्णय का माध्यम आदेश होता है। इस प्रकार आदेश वर्णनात्मक होते हैं। आदेश को हम वर्णन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने आदेश दिया या मैंने एक नैतिक निर्णय दिया कि दरवाजा बंद करें, कृपया दरवाजा बंद करें। ये एक आदेशात्मक वाक्य है। इसमें सामने वाले ने उत्तर दिया, हाँ दरवाजा बंद है। ये उसका वर्णन करा। यानी नैतिक निर्णय जब आज्ञा सूचक वाक्यों के अंतर्गत आते हैं तो उनका वर्णन करना संभव है। स्टीवेंसन के मतानुसार क्या था कि आदेश के द्वारा संवेग को उभारा जाता है और श्रोता की मनोवृत्ति को प्रभावित किया जा सकता है। यानी हम एक छुपा हुआ आदेश देते हैं संवेग के आधार पर, मनोवृत्ति के आधार पर, और कोशिश हमारी क्या रहती है कि श्रोता की मनोवृत्ति भी प्रभावित हो। हमारे अनुसार छुपा हुआ आदेश रहता है। यहाँ हेयर इससे सहमत नहीं है। हेयर ने क्या कहा कि ऐसी बात प्रत्येक परिस्थिति में संभव नहीं होती। आदेश देने का यह अर्थ नहीं है कि इसके द्वारा किसी व्यक्ति विशेष की मनोवृत्ति ही प्रकाशित हो रही है, क्योंकि आदेश आदेश में अंतर होता है। किसी कथन से कोई सहमत है, इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि उस कथन में उसका विश्वास भी है। इसको हम निश्चितता पूर्वक नहीं कह सकते कि जो कथन हम व्यक्त कर रहे हैं उसमें हमारा विश्वास हो और उसका हम अनुपालन भी करते हो। यदि किसी आदेश से कोई व्यक्ति सहमत है तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं होता कि वो सदैव उसका पालन करेगा, या हमने एक सुनिश्चित कर दिया है कि ये एक सार्वभौमिक आदेश हो गया है, आपको सदैव इसका पालन करना है। जैसे हमने कहा कि शोर मत करो, शोर करना गलत है। अब किसी भी परिस्थिति में सदैव शोर करना गलत है, यह संभव नहीं है। आदेश देने का तात्पर्य वर्तमान स्थिति में संवेग ना होकर आदेश, किसी नैतिक निर्णय का आदेश देना है और सामने वाले व्यक्ति को यह परामर्श देना है कि वह ऐसा कार्य करे या ऐसा कार्य ना करे। हेयर के अनुसार क्या था कि सामान्य जो नैतिक कथन होते हैं वो सार्वभौमिक आदेश कहे जा सकते हैं, जो सामान्य नैतिक कथन है। जब समान परिस्थितियों में सभी समान वस्तुओं पर बिना किसी अपवाद के आवश्यक रूप से किसी निर्णय को प्रयुक्त किया जाता है, तब वैसा आदेश या निर्णय सामान्य या सार्वभौमिक आदेश बन जाते हैं। वर्णनात्मक में क्या होता है, ये सामान्य तत्व मौजूद रहता है। वह उसमें जैसे अभी आपको हमने कहा कि शोरगुल ना करें, यहाँ शोरगुल ना करें, यहाँ शोर ना करें, यह एक आदेश है। लेकिन हमने ये नहीं बताया कि शोर करना उचित है या अनुचित, हमने सिर्फ एक आदेश दिया। अब यहाँ पर ये उचित से सर्वथा भिन्न है। शोर करना उचित है का अर्थ है कि शोर करें, शोर करना उचित नहीं है, यहाँ हमने सिर्फ ये कहा शोर ना करें। इसमें समाहित है कि शोर करना उचित नहीं है। इससे ये तो नहीं स्पष्ट हो रहा है कि शोर करें, किसी स्थिति में करें, किसी में ना करें। हमने कहा शोर ना करें, अतः शोर करना अनुचित है। किसी भी स्थिति में
किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी स्थान पर शोर करना अनुचित है। यह आदेश हमारा सार्वभौमिकरण हो जाता है और आदेशात्मक नैतिक निर्णय एक परामर्श और व्यवहारिक मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाता है। नैतिक आदेश सभी कालों में, वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार के आदेश का संबंध सिर्फ वर्तमान से नहीं होता कि हम वर्तमान में कोई नैतिक निर्णय दे रहे हैं, उसके बाद भविष्य में इसका कोई योगदान नहीं रहेगा या इसका कोई तात्पर्य नहीं रहेगा, बल्कि ये प्रत्येक कालों में आवश्यक होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति हर समय ऐसा कार्य करे ताकि उसे प्रसन्नता हो। यह एक सामान्य आदेश नहीं है, जबकि हर कोई हर समय ऐसा काम करे कि सामान्य रूप से सुख में वृद्धि हो, यह एक सामान्य आदेश है। इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि विशिष्ट यानी विशेष नैतिक कथनों का सामान्य आदेश नहीं होता, जबकि सामान्य नैतिक निर्णय सार्वभौमिकरण या सामान्यीकरण की विशेषता रखते हैं। यहाँ हेयर के अनुसार नैतिक निर्णय तथा आदेश में अंतर होता है। नैतिक निर्णय में आदेश अनिवार्य रूप से होता है, जो कि वर्णन करने के बाद, विश्लेषित करने के बाद हमें ज्ञात होता है। लेकिन नैतिक निर्णय और आदेश में फिर भी एक अंतर सदैव विद्यमान रहता है। जब कोई आदेश देता है तो यह जरूरी नहीं है कि उसके पक्ष में सामान्य के आधार पर कोई तर्क भी देगा कि इस वजह से ये करिए। आदेश कभी व्यक्तिगत भी हो सकता है, जिसमें सार्वभौमिकरण ना हो, ये जरूरी है, जरूरी नहीं भी है और जरूरी भी है। वो व्यक्तिगत है, पूर्णतः व्यक्तिगत है। सार्वभौमिकरण हो भी सकता है, सार्वभौमिकरण नहीं भी हो सकता है। जबकि जो नैतिक निर्णय है वो एक सामान्य आदेश के रूप में हो, ऐसी अपेक्षा की जाती है। ये नैतिक नियम किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का अभाव इनमें रहता है। हेयर ने शब्द का जो वास्तविक अर्थ है उसको उपयोग के आधार पर निर्भर किया जा सकता है, ऐसा मंतव्य प्रतिपादित किया है। यानी कोई भी शब्द है, उसका जो वास्तविक अर्थ है वो उसके उपयोग पर निर्भर करता है। वहां हमने पढ़ा था संवेग पर निर्भर करता है, यहां हमने पढ़ा उसके उपयोग पर भी निर्भर करता है। यानी इनके प्रयोग करने पर भी कई तार्किक नियम होते हैं, जिनके आधार पर हम इन्हें सार्थक या निरर्थक सिद्ध कर सकते हैं। हेयर ने नैतिक निर्णयों के विषय में कई प्रमुख बातें कही हैं, इनके विषय में हम जान लेते हैं। पहला उन्होंने कहा है कि नैतिक निर्णय सदैव मार्गदर्शक होते हैं, यानी ये हमें एक हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमें किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना चाहिए उसमें परामर्श देते हुए हमारे मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि नैतिक निर्णय वर्णनात्मक प्रकथनों से भिन्न होते हैं, यानी जो नैतिक निर्णय होते हैं ये जब वर्णन करने वाले जो कथन होते हैं उनसे थोड़े अलग हटकर होते हैं। क्यों अलग हटकर होते हैं? क्योंकि नैतिक निर्णय में आदेशात्मक वाक्य भी सन्निहित होते हैं और ये नैतिक निर्णय सदैव सामान्य होते हैं और साथ ही ये नैतिक निर्णय आदेश से भिन्न होते हैं। बाद में उन्होंने कहा कि नैतिक निर्णय के पक्ष में बौद्धिक तथा वस्तुनिष्ठ प्रमाण उपस्थित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नैतिक निर्णय और आदेश में अंतर होता है। नैतिक निर्णय में आदेश तो अनिवार्य रूप से सन्निहित होता है, किंतु आदेश में किसी भी प्रकार से जो वर्णन करने वाले कथन हैं उनको विभेद करना असंभव हो, ऐसा नहीं होता है। यानी आदेश व्यक्तिगत हो सकता है, सार्वभौमिकरण उसका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई व्यक्तिगत हम आदेश देते हैं तो जरूरी नहीं कि उसका यूनिवर्सलाइजेशन हो, संभव है कि ना हो। नैतिक नियमों में सदैव इन बातों का, व्यक्तिगत बातों का अभाव रहता है। साथ में उन्होंने कहा कि तर्कों के द्वारा हम इनकी उपेक्षा भी कर सकते हैं। यानी मान लीजिए कोई नैतिक निर्णय उपस्थित होता है हमारे पास सामने, तो हेयर ने कहा कि यदि आप तार्किक निर्णय प्रस्तुत करते हैं तो आप उन नैतिक निर्णयों की उपेक्षा भी कर सकते हैं, यानी आप उसको अस्वीकार भी कर सकते हैं। इस संदर्भ में हेयर ने शुभ के अर्थ को
निर्गत किया। उन्होंने शुभ के अर्थ को बताया और कहा कि शुभ के अर्थ में और उसके आधार में अंतर होता है। उन्होंने प्रत्येक विषय में कहा कि प्राथमिक रूप से अर्थ और गौण रूप से अर्थ के बीच अर्थ होता है। कोई भी शब्द होगा तो उसको हम दो भागों में उनका अध्ययन कर सकते हैं। किसी भी जैसे शब्द होगा, शुभ के भी दो ही अर्थ होंगे, एक प्राथमिक अर्थ होगा और एक गौण अर्थ होगा। प्राथमिक अर्थ में इसका प्रयोग इस आधार पर किया जा सकता है कि कोई चीज हमें अच्छी लगी, ये बहुत अच्छी पुस्तक है, ये बहुत अच्छी गाड़ी है, या ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो इससे हमें एक अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ प्राप्त हो रहे हैं। शुभ का हमें अलग अलग ज्ञान हो रहा है। यानी हम इसमें शुभ से जिन तथ्यों की सूचना ले रहे हैं उनका प्रमाण हम प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कोई चीज अच्छा है या अच्छा नहीं है, इसका प्रमाण हम प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी जब ये कहा जाता है कि यह पुस्तक अच्छी है, तो इसका अर्थ है कि यह पुस्तक अन्य पुस्तकों की अपेक्षा अच्छी है। यहाँ पर हमारा कंपैरिजन भी चल रहा होता है, साथ साथ हम किसी एक व्यक्ति विशेष या विचार विशेष को बेहतर साबित कर रहे हैं और इस बेहतर साबित करने के लिए हम उसका प्रमाण दे सकते हैं। यानी शुभ का जहां हम अर्थ निरूपित कर रहे हैं, वहां हम शुभ को शुभ ही माना जाए, इसका आधार भी दे सकते हैं, यानी इसका प्रमाण भी दे सकते हैं। तात्पर्य क्या हुआ कि नैतिक निर्णयों को प्रमाणित करने के लिए आधार प्रस्तुत किए जा सकते हैं। परंतु यहाँ पर एक स्पष्ट बात हेयर ने कही कि यदि हम किसी बात को है से कह रहे हैं, कोई प्रतिज्ञप्ति प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें हम आधार वाक्य हमारे है, उससे हम चाहिए का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। ये है, अतः ऐसा होना चाहिए, है से चाहिए का निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। उनके अनुसार नैतिक निर्णय के समर्थन में पहला तथ्य, दूसरा अन्य की इच्छा और तीसरा निर्णायक, यानी नैतिक निर्णय के लिए तथ्य से भिन्न होना जरूरी है और इस निर्णय से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के जो हित है, उनकी आवश्यकता है, उनकी प्राथमिकता है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी आपका आदेश तथ्यात्मक के साथ साथ सामने वाले की इच्छा पर भी निर्भर होना चाहिए। अंतिम तत्व निर्णायक होना चाहिए, यानी इस प्रकार का होना चाहिए जिस आदेश को या जिस नैतिक निर्णय को आप प्रमाणों और आधार के पर रखते हुए उसकी सत्यता या असत्यता की जांच कर सके। यानी उच्च वैयक्तिक आदर्श का भी होना इसमें आवश्यक है। अब संक्षेप में इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं कि हेयर ने नैतिक आदेश को सामान्य आदेश के रूप में स्वीकार किया है। कांट ने भी कहा है कि कोई भी आचरण नैतिक तभी माना जाएगा यदि वह सामान्य नियम के रूप में स्वीकार करने की योग्यता रखता है। यानी जब कोई नियम सामान्य नियम बन जाएगा, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक काल में वही नियम स्वीकार्य होगा, एक सार्वभौमिक नियम की जो योग्यता रखता है, वही नैतिक नियम है। हेयर के अनुसार नैतिक निर्णय केवल एक सामान्य आदेश है। इस सामान्य आदेश के रूप में सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होती है और उसके अनुरूप आचरण करने की एक संकल्प, जो हमारा विल पावर होता है, उसकी भी अभिव्यक्ति होती है। इसी कारण हेयर ने नैतिक निर्णयों को संकल्पात्मक भी कहा है। आदेशात्मक के अनुसार नैतिक भाषा का एकमात्र काम होता है परामर्श देना, परंतु हेयर ने स्पष्ट किया कि ये एकमात्र काम नहीं है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि इसका काम संकल्पात्मक शक्ति का प्रदर्शन करना भी है। इस विचार को निषेध करते हुए नोवेल स्मिथ ने यहाँ कहा है कि ऐसा नहीं है। उन्होंने इसकी आलोचना भी की और बाद में इसे विस्तृत भी किया है, किंतु यहाँ हमें नोवेल स्मिथ का अध्ययन नहीं करना है, अतः हम हेयर की ही बात करते हैं। हेयर ने नैतिक भाषा को सार्वभौमिकता के सिद्धांत पर आधारित किया है और कहा है कि स्वयं तार्किक सिद्धांत ना होते हुए भी यह नैतिक नियम है। संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं? संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रिस्क्रिप्टिविज्म
यानी जो हेयर ने अपनी आदेशात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, यह एक मेटा एथिकल थ्योरी है जिसके अंतर्गत आधारभूत मापदंडों को शामिल किया गया है। इसमें नैतिक निर्णयों को तथ्यपरक हैं या तथ्यपरक नहीं है, इसका विश्लेषण किया गया है। व्यक्तिनिष्ठ है या उनकी विचारधारा किस पर आधारित है, आस्था पर आधारित है या आस्था पर आधारित नहीं है। यानी क्वेश्चन है इज एंड ऑट, इन दोनों ही बातों को उन्होंने अपने में समाहित किया है। इसके साथ ही उन्होंने जब एक पुस्तक का प्रतिपादन किया, द लैंग्वेज ऑफ मॉरल्स, उसमें उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया और उन्होंने प्रिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव यानी व्याख्यात करने में और निर्देशित करने के मध्य में ही इसका अंतर को स्पष्ट किया। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि अ स्टेटमेंट इज प्रिस्क्रिप्टिव इफ इट एंटेल्स इफ नेसेसरी इन कंजक्शन विथ प्योरली फैक्चुअल स्टेटमेंट। यानी किसी भी नैतिक निर्णयों को तथ्यपरक या व्यक्तिनिष्ठ या उनकी विचारधारा पर आधारित होने के लिए मापना आवश्यक है। इसमें देखा जाता है कि प्रमुख रूप से वह 3 तथ्यों और तत्वों से प्रभावित हुए और तीनों बातों को हम उनके इस सिद्धांत में देख सकते हैं। पहला, सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सलाइजेशन। दूसरा, प्रिस्क्रिप्टिविटी यानी निर्देशवाद। तीसरा, उपयोगितावाद यानी यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। यहाँ पर देखा जा सकता है कि सार्वभौमिकता, निर्देशवाद और उपयोगितावाद, इमोटिविज्म, डिओंटोलॉजिकल कांटियन एथिक्स और यूटिलिटेरियनिज्म, इन तीनों ही सिद्धांतों से काफी प्रभावित होते हुए उन्होंने अपने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, जिसमें उन्होंने आदेशात्मक नैतिक निर्णयों को जहां आदेशात्मक कहा, संवेगात्मक कहा, वहीं इनको सार्वभौमिकरण होना चाहिए यह भी कहा, और साथ ही इन्हें निर्देशवाद भी होना चाहिए यह भी कहा, और साथ ही इन्हें उपयोगितावादी भी होना चाहिए। यानी उससे किसी प्रकार का भला हमारे सामाजिक स्तर पर होना चाहिए, उसकी उपयोगिता सिद्ध होनी चाहिए, ऐसा भी इन्होंने कहा। इसी आधार पर इन्होंने 1965 में एक पुस्तक की रचना की थी, फ्रीडम एंड रीजन। इसमें इन्होंने जितने भी अपने सिद्धांत दिए थे उसको उन्होंने रिवाइज किया था, उसको उन्होंने दोबारा एनालाइज किया था और उस पर स्वीकार किया था कि गुड, बैड, राइट यानी शुभ, सही, सत्य या कर्तव्य, इनको हम डिस्क्रिप्टिव वे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि गौण गुण है। यानी प्राथमिक रूप से तो ये निर्देशात्मक ही हैं, परंतु सेकेंडरी लेवल पर इनको हम स्पष्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव वे में। यहाँ इन्होंने सत्य व मूल्य के अंतर्गत भी दोनों में अंतर को स्वीकार किया। यानी संक्षेप रूप में हम कह सकते हैं कि हेयर ने इज और ऑट, है और चाहिए, के अंतर को समाप्त करते हुए 3 मानकों के आधार पर 3 आधारों पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मापक और मापदंड क्या थे? सार्वभौमिकता होनी चाहिए जिससे खासा वो प्रभावित होते हैं। जब भी उन्होंने कहा कि नैतिक निर्णय आदेशात्मक होते हैं, निर्देशात्मक होते हैं, वहां उनका आदेशात्मक का तात्पर्य होता है व्यावहारिक रूप से मनुष्य को कार्य करते समय परामर्श प्रदान करना, मार्गदर्शन प्रदान करना, जो कि अपनी सार्वभौमिकता का विशेषण समाहित किया हो अपने स्वयं के अंदर, जिसमें सार्वभौमिकता का योगदान हो, वो सार्वभौमिक नियम बनने की योग्यता रखता हो। साथ ही प्रिस्क्रिप्टिविटी, निर्देशवाद का भी उन्होंने यहाँ अवलोकन किया और उपयोगितावाद का भी उन्होंने अवलोकन किया। एक संपूर्ण संवेगात्मक इमोटिव थ्योरी के बाद उन्होंने इसको एक संपूर्ण सिद्धांत बनाने के लिए अपने नैतिक निर्णयों में तीनों ही वादों को समाहित करते हुए संपूर्णता प्रदान करने की कोशिश की। हालांकि इनकी भी आलोचना की गई है, काफी विस्तृत स्तर पर आलोचना की गई है, और इस प्रकार जब हम नैतिक निर्णयों को अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं तो एक विशेष दृष्टिकोण हमारे सामने परिलक्षित होता है कि भाषाई आधार पर तो नैतिक निर्णय अपने समाप्तिकरण की ओर आ गए हैं,
क्योंकि भाषाई विश्लेषण करते-करते, संवेगात्मक रूप से विश्लेषण करते-करते, निर्देशात्मक, आदेशात्मक रूप से विश्लेषण करते-करते, नैतिक निर्णय अपना स्वयं का औचित्य कहीं लुप्त तो नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार एक प्रश्न चिन्ह पर ये सारी सिद्धांत हमें छोड़ते हैं और यहाँ हमारा ये दायित्व बन जाता है कि इन संपूर्ण सिद्धांतों को एक संगठित रूप में अध्ययन करते हुए, आलोचनात्मक रूप से इनका अध्ययन करते हुए, इस पर अपना एक व्यक्तिगत मंतव्य प्रतिस्थापित करते हुए, किसी भी चाहे व्यवहार में, चाहे एग्जामिनेशन में अपना एक विशेष मंतव्य भी आपको प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि कोई भी नैतिक निर्णय सदैव प्रासंगिक होते हैं, साथ ही ये प्राथमिकता पर आधारित होते हैं। इससे पूर्व भी हमने आपसे कहा है कि जब भी हम किसी सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, तो साथ में हमें एक अपने स्वयं का व्यक्तिगत सिद्धांत भी या व्यक्तिगत विचार भी प्रतिपादित करते रहना चाहिए, जिससे हम उसका उचित और अनुचित स्वयं में प्रतिपादित कर सकें और उसका उल्लेख अपने स्वयं के व्यक्तित्व विचारधारा में कर सकें। तो आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार का संदेह हो तो आप जो भी आपको मटेरियल दिया गया है, स्टडी मटेरियल, आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। फैक्चुअल और टेक्नोलॉजिकल जितनी भी नॉलेज है उससे आप प्राप्त कर सकते हैं और उसको समझने के लिए आप हमारा ये व्याख्यान सुन सकते हैं। धन्यवाद।